Very good morning and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain Talent Search Test 26. And you know it well that on every Sunday we conduct a test on our own app, Apex Institute Chapra. And the test remains open from 7 a.m. to 7 p.m. It is free to all. If you are new to my YouTube channel, I welcome you to download my app, Apex Institute Chapra, and take the test on every Sunday. It will help you a lot in scoring very good marks in all competitive examinations. So, without killing your time, let's get started. It is set 26 that I'm going to explain today. Question number 1 is fortitude. Fortitude means होता है. Fortitude means साहस. Fortitude means धैर्य. किस साहस के लिए हम fortitude का यूज करते हैं? जब हम किसी संकट में हो, जब हम किसी पीड़ा में हो, किसी कष्ट में हो, समय खराब चल रहा हो और उस समय जो साहस धारण हम करते हैं उसे fortitude कहते हैं. प्रूडेंस, चतुराई. प्रूडेंस मीन्स विवेक. प्रूडेंस क्या है? एन मौके पर प्रॉपर डिसीजन लेना और लेने का जो गुण होता है वो प्रूडेंस होता है. सपोर्ट, समर्थन. करेज, साहस. एंड सिंसियरिटी, ईमानदारी. तो फॉर्टिट्यूड का सिनोनिम क्या होगा? करेज होगा. क्वेश्चन नंबर 2, इम्प्लाई. इसका आपको बताना है सिनोनिम. इम्प्लाई मीन्स अर्थ होना. इम्प्लाई, कंक्लूड, निष्कर्ष निकालना. कंक्लूड. कनोट, अर्थ होना. कन्फर्म, पुष्टि करना. एंड कंप्लाई, स्वीकार करना, मान लेना. कंप्लाई का नाउन क्या होगा? आप सभी कमेंट कर दें जल्दी से. कंप्लाई का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, जल्दी बनाएं. इम्प्लाई मीन्स होता है अर्थ होना. एक सामान्य अर्थ होता है, एक भावार्थ होता है. तो इम्प्लाई जो है ना वो भावार्थ को व्यक्त करता है. और कन्नोट इसका सिनोनिम होता है. मैंने आपसे कहा कि कंप्लाई का आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दें. कंप्लाई का कंप्लायंस होता है. अब यहां आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी सीख लेना है. चाहे कंप्लाई हो, कंप्लायंस हो या नॉन कंप्लायंस हो, इन तीनों के बाद हम विद का ही यूज करते हैं हमेशा. फिक्स्ड प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और यूं ही क्लासेस में मैं बहुत सारा बता देता हूं, आप इन्हें याद करते चले. ये आपको काफी हेल्प करेंगे. अगला क्वेश्चन आपके सामने है फिब्बल. फिब्बल के लिए 4 ऑप्शन हैं आपके सामने. बताना है आपको एंटोनिम. फिब्बल मीन्स होता है कमजोर. रिकेटी मीन्स कमजोर. रिकेटी का प्रयोग हम वस्तु के लिए करते हैं, इसका प्रयोग आप मनुष्यों के लिए ना करें. वीक, कमजोर, मनुष्य के लिए यूज होता है. फिब्बल भी मनुष्य के लिए यूज होता है. इनफॉर्म मीन्स भी कमजोर होता है. रोब्यूस्ट मीन्स होता है मजबूत. रोब्यूस्ट मीन्स होता है हट्ठा कट्ठा. शारीरिक रूप से जो स्ट्रांग हो उसे हम रोब्यूस्ट कहते हैं. तो फिब्बल का एंटोनिम रोब्यूस्ट होगा. स्ट्रांग भी आप लिख सकते हैं, रोब्यूस्ट आप लिख सकते हैं, पावरफुल आप लिख सकते हैं. तो फिब्बल का चूंकि एंटोनिम देना है इसलिए हम रोब्यूस्ट सेलेक्ट करेंगे. और आप जान लें कि रिकेटी, वीक और इनफॉर्म ये सभी इसके सिनोनिम हैं. फ्रेजाइल का यूज भी हम कर सकते हैं. इमैसिएटेड का यूज भी हम कर सकते हैं. इमैसिएटेड दुर्बल, कमजोर. क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी अपोजिट वर्ड आपको बताना है. शब्द है एडल्टरेट.
एडल्टरेट मीन्स होता है दूषित करना या मिलावट करना। मिलावट करना, आज बाजार में जो मिलावटी चीजें उपलब्ध हैं उनके लिए भी एडल्टरेशन का यूज होता है, मिलावट, एडल्टरेशन। और व्यभिचार भी होता है, भ्रष्टाचार भी होता है, एडल्टरेशन मीन्स व्यभिचार, आप समझ रहे होंगे। कंटेमिनेट, दूषित करना, गंदा करना। प्यूरिफाई, शुद्ध करना। वॉश, धोना। और स्टेन, दाग या धब्बा। दाग या धब्बा जो क्वेश्चन आपके सामने है वह एडल्टरेट है, और आपको बताना है इसका एंटोनिम, अपोजिट वर्ड। एडल्टरेट में हम किसी चीज को दूषित करते हैं, गंदा करते हैं, उसमें मिलावट करके, तो कंटैमिनेट इसका साइनो हो जाएगा। कंटैमिनेट इसका साइनो हो जाएगा। प्यूरिफाई इसका एंटो होगा, और यहां पूछा गया है आपसे एंटो, इसलिए 4 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, इम्पॉसिबल टू डिसिफर, मेक आउट और रीड। मेक आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ होता है पता लगाना या समझना। पता लगाना या समझना। इम्पॉसिबल टू डिसिफर जिसका अर्थ निकालना असंभव हो, जिसे हम समझ ना पाए, जिसे हम पढ़ ना सकें, उसे क्या कहते हैं? ए में एलिजिबल है, बी में इंटेलिजिबल, सी में इलेजिबल और डी में एम्बिग्यूअस। तो क्या होगा आंसर? जिसे समझना कठिन हो, जिसका अर्थ न निकल सके, उसे हम कहेंगे एम्बिग्यूअस। एलिजिबल मीन्स योग्य होता है, इंटेलिजिबल दैट कैन बी अंडरस्टूड, दैट कैन बी अंडरस्टूड, इलेजिबल अपठनीय। इसके लिए हमें लिखना होता है दैट कैन नॉट बी रेड। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि जो जिसका अर्थ निकालना कठिन हो, जिसे पता न लगा सकें, जिसे पढ़ न सकें। अब यहां पर तो फिर आ गया रीड भी। दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड को हम एम्बिग्यूअस कहते हैं। यह प्रश्न बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। दैट इज इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड को एम्बिग्यूअस कहते हैं। यहां रीड भी दे दिया। आप आंसर सी ही सेलेक्ट करें, डी को छोड़ दें। आप आंसर सी ही सेलेक्ट कर लें और डी को आप लोग छोड़ दें। यहां पर इलेजिबल ही होगा। एम्बिग्यूअस मीन्स वेग होता है, अस्पष्ट, दैट इज नॉट क्लियर। दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड को भी हम एम्बिग्यूअस कहते हैं। लेकिन अब इसमें रीड जब जोड़ दिया जा रहा है ना, तो एम्बिग्यूअस से बेहतर आंसर हो जाएगा एलिजिबल, इसलिए यही सेलेक्ट किया जाए, 5 का सी। क्वेश्चन नंबर 6, केयरफुल नॉट टू हार्म और कॉज इनकन्वेनियंस टू अदर्स। ये एक शब्द है, इनकन्वेनियंस यहाँ एक शब्द है, ये अलग अलग नहीं है, एक शब्द है। इनकन्वेनियंस मीन्स होता है असुविधा, असुविधा। वह जो केयरफुल हो कि किसी को हार्म न हो जाए और उसके कारण किसी को कोई असुविधा न हो, उसे क्या कहते हैं? हम्बल, विनम्र। हम्बल, विनम्र। कॉन्सिडरेट, यही तो आंसर होगा। कॉन्सिडरेट हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो हमेशा ध्यान रखता है कि मेरी वाणी से, मेरे कर्म से, मेरे द्वारा किसी को कोई हार्म न हो जाए। कॉन्सिडरेट हम उसे भी कहते हैं जो दूसरे के फीलिंग्स, दूसरे के दुख दर्द तकलीफ में संवेदनशील हो, वह भी कॉन्सिडरेट होता है। ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है हठी, ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है जिद्दी, इसका सिनोनिम होता है स्टबर्न। और रिजिड। रैश मीन्स होता है उतावला, जो
विवेक का इस्तेमाल ना करे, इनडिस्क्रिमिनेट इसे कह सकते हैं आप। रैश जो भी होते हैं वो विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एकाएक निर्णय लेते हैं, एकाएक कुछ कर जाते हैं जिसका नुकसान उन्हें झेलना पड़ता है। तो 6 का आंसर बी होगा, कंसिडरेट। क्वेश्चन नंबर 7, अ क्राई इन वाइल्डरनेस। यह एक इडियम है जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्राई इन वेन, एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, अ क्राई इन डिसग्रेस और अ क्राई विद लाफ्टर। शब्द है ए क्राई इन वाइल्डरनेस, इसे हम कहते हैं व्यर्थ की पुकार, व्यर्थ की पुकार, जिससे कुछ ऐसी पुकार जिस पर कोई रिस्पॉन्ड करने वाला ना हो, तो ए क्राई इन वेन, ए क्राई इन वेन। 7 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, टू रॉक द बोट। टू रॉक द बोट भी इडियम है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, कमेंट करें आप लोग। टू कंस्पायर अगेंस्ट, टू क्रिएट डिफिकल्टीज, टू एजिटेट अगेंस्ट और टू अपसेट द बैलेंस। एजिटेट मीन्स होता है आंदोलन करना, कॉन्स्पायर अगेंस्ट के विरुद्ध षड्यंत्र रचना, कॉन्स्पायर अगेंस्ट के विरुद्ध षड्यंत्र रचना। और टू रॉक द बोट मीन्स होता है संतुलन बिगाड़ना, टू रॉक द बोट मीन्स संतुलन बिगाड़ना। तो टू अपसेट द बैलेंस होगा। 8 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9 फीलर है। She thanked Vishal as she could reach the station on time as his help. वह विशाल को धन्यवाद दी क्योंकि वह उसके मदद के बदौलत स्टेशन पर पहुंच सकी। तो यहाँ प्रपोजिशन फील करना है, ऑन टाइम डैश हिज हेल्प, सिंस फॉर विद और तो क्या हुआ, यानी उसका मदद उसे मिला, उसके मदद का सपोर्ट उसे प्राप्त हुआ और वह स्टेशन पर समय पर पहुंच गई। यानी यहाँ पर हम विद सेलेक्ट करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। माई डैश ब्रदर इज कॉल्ड आरहन। अब ओल्डर, ओल्डेस्ट, सीनियर और एल्डर, इसके पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया है रेन एंड मार्टिन की किताब से, एडजेक्टिव फीलर्स, सम इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स के यूज मैंने वहां बताए हैं, जिसमें एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, नेक्स्ट, फार, फार्दर, फर्दर, इन सबके यूज पर डिटेल्ड में चर्चा किया हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी किसका यूज कहाँ करना चाहिए। माई डैश ब्रदर इज कॉल्ड अरहन। तो ओल्डर, ओल्डेस्ट, सीनियर और एल्डर। अब जैसा कि आपको मालूम है, ओल्ड शब्द के 2 कॉम्परेटिव डिग्री होते हैं, एक ओल्डर, दूसरा एल्डर। इसके 2 सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, एक ओल्डेस्ट और दूसरा एल्डेस्ट। कहाँ यूज करें ओल्डर, ओल्डेस्ट का, कहाँ यूज करें एल्डर और एल्डेस्ट का? ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज हम करते हैं एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए एंड पर्सन्स ऑफ डिफरेंट फैमिलीज के लिए। एल्डर और एल्डेस्ट का यूज हम करते हैं ओनली फॉर द पर्सन्स ऑफ द सेम फैमिली। जब एक ही परिवार के लोगों के बीच में तुलना व्यक्त करनी हो, तब 2 के लिए एल्डर का यूज करें और 2 से अधिक के लिए आप एल्डेस्ट का यूज करें। अलग अलग परिवार के लोगों, जानवरों और वस्तुओं के बीच में तुलना व्यक्त करनी हो, तब 2 के लिए ओल्डर का और 2 से अधिक के लिए आप ओल्डेस्ट का प्रयोग करें। अब यहां आ जाए, माई डैश ब्रदर, फैमिली की बात हो रही है, ऑप्शन क्या होगा? एल्डर होगा, यानी 10 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, वट एवर ही सेड एट द कमिटी। यह है अरेंजमेंट, एक बार आप पढ़ें और जल्दी से कमेंट कर दें। वट एवर ही सेड एट द कमिटी मीटिंग एंड इन नो वे, तो पी से तो शुरू नहीं करेंगे क्योंकि पी मैच नहीं कर रहा है। द व्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वॉज हिज पर्सनल व्यूज। अब वट एवर ही सेड एट द कमिटी, यह क्लॉज, यह सबऑर्डिनेट क्लॉज सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसके बाद हमें वर्ब चाहिए, वर्ब यहां दिया हुआ है, आर से हम शुरू करेंगे। वॉज हिज पर्सनल व्यूज, व्यूज कहां होता है? तो हमारा किसी सब्जेक्ट के ऊपर व्यूज होता है। वॉज हिज पर्सनल व्यूज ऑन द सब्जेक्ट, यानी आर के बाद एस होना चाहिए, आर के बाद एस होना चाहिए, आंसर आपका ये होगा। एंड इन नो वे represented the views of the organization that he claimed to have represented,
यानी जिस चीज को रिप्रेजेंट करने का वह दावा किया ऐसा वह नहीं है। उसने जो कुछ कहा है वह उसका अपना पर्सनल व्यू है उस सब्जेक्ट के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन का यह व्यू नहीं है। 11 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, यह भी सेंटेंस अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, पढ़ें और आंसर दें। इंस्टीड ऑफ फीलिंग हर्ट एंड नर्सिंग ए ग्रज, हर्ट होने की फीलिंग के बजाय या किसी ईर्ष्या को नर्स करना, नर्स करने का अर्थ यहां नर्चर करना है। ग्रज मीन्स होता है ईर्ष्या, इसका सिनोनिम मैलाइस होगा, फाइट होगा, डील होगा। इन सब का अर्थ होता है ईर्ष्या। इंस्टीड ऑफ फीलिंग हर्ट एंड नर्सिंग ए ग्रज, अब ग्रज के साथ हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन अगेंस्ट यूज करते हैं, यहां दिख रहा है। यानी अगर इसको हम 1 मान लें तो ये हमारा 2 हो जाएगा। एस से हम शुरू करेंगे और देखिए एस से एक ही शुरू हुआ है, बन जाता है सिर्फ इतने ही से। फिक्स्ड प्रेपोजिशन का बहुत महत्वपूर्ण है, प्रायः वीडियो में मैं बोलता हूं, आप याद करें। मैंने भी अपने चैनल पर बहुत सारे फिक्स्ड प्रेपोजिशन अपलोड कर दिए हैं और शॉर्ट वीडियोज हैं, काफी सुविधा होगी आपको प्रेपोजिशन को समझने में। सर्च करें और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आपको लिंक इजीली मिल जाएगा फिक्स्ड प्रेपोजिशन का, आप उसे याद करें। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन। अरेंजमेंट में देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, फिलर में इंपॉर्टेंट होगा, कॉमन में, हर जगह प्रेपोजिशन आपको काफी हेल्प करता है। इंस्टीड ऑफ फीलिंग हर्ट एंड नर्सिंग ए ग्रज, ईर्ष्या को पालने और हर्ट होने के बजाय इसके प्रति तो अपने दोस्त के प्रति क्या बेहतर होगा, क्या करें आप। तो एस के बाद यह जो पार्ट है यह यहाँ आकर के पूरा हो जा रहा है, फिर एक नया चीज शुरू करना होगा, तो इट इज बेटर। अब इसमें कॉमा होना चाहिए, देखिए है कॉमा है, इट इज बेटर। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अरेंजमेंट बनाते समय आपको पंक्चुएशन मिल ही जाए, कई बार नहीं भी रहता है, वहां अपने से सोचना होता है। यहाँ तो मिला तो ज्यादा हेल्प मिला। इट इज बेटर, बेहतर होगा कि टू टॉक इट ओवर विद हिम एंड टू रिमूव डाउट्स एंड मिसगिविंग्स दैट माइट हैव अफेक्टेड द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को अफेक्ट जिन मिसगिविंग्स ने, जिन आशंकाओं ने और जिन डाउट्स ने क्रिएट किया है, बेहतर होगा कि आप किसी के प्रति ईर्ष्या पालने से पहले उससे उस पर बात कर लें। ये बहुत सुंदर सजेशन है आप सभी के लिए। 12 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया हैज गॉट फ्रीडम इन 1947। आप जानते हैं कि इफ एनी एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट इट मस्ट टेक ओनली सिंपल पास्ट टेंस एंड इन 1947 की बात है, 1947 में यह हो चुका है, यानी सिंपल पास्ट चाहिए, हैज हटा दें, आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस 2004। सेंटेंस के अंत में जब भी आप किसी सेंटेंस के अंत में सिंस या फॉर के बाद टाइम देखें, सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ हो, तो आप या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सेलेक्ट करें या प्रेजेंट परफेक्ट को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बेहतर होगा, लेकिन कुछ वर्ब्स होते हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगाया जाता, उस स्थिति में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेलेक्ट करना होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सी इज प्रिपेयरिंग, यानी इसमें जो वर्ब प्रिपेयर यूज किया गया है इसमें आईएनजी लगाने से मना नहीं है, यानी यह सही है। तो जब यह सही है तो हम इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे और यहां होगा हैज बीन, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। शब्द आपके सामने एक ही है, 4 तरीके से लिखा हुआ है, एक ही सही है, कमेंट कर दें आप लोग। शब्द है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर उद्यमी होता है, आंसर ए होगा। उद्यमी। क्वेश्चन नंबर 16, शब्द है इमीडिएट, इसे इमीडिएट भी पढ़ते हैं और इमीडिएट भी पढ़ते हैं, तो इमीडिएट आंसर सी होगा, शीघ्र होता है इसका अर्थ, इंस्टेंट इसका अर्थ होता है। चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, जो सेंटेंस आपके सामने है इसका आपको पैसिव वॉइस चूज करना है। डिड ऑल द कैंडिडेट्स कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम, क्या सभी कैंडिडेट्स ने पेपर को समय पर कंप्लीट किया, इसका हमें बनाना है पैसिव, तो क्या होगा।
डिड के जगह पर वॉज या वर होगा। कंप्लीट किसको करना है, पेपर को। तो वॉज द पेपर कंप्लीटेड बाय ऑल द कैंडिडेट्स ऑन टाइम। वॉज द पेपर कंप्लीटेड बाय ऑल द कैंडिडेट्स ऑन टाइम, आंसर यही होगा, बाकी सब कहीं ना कहीं गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 18, नरेशन चेंज करना है, आप लोग जल्दी कमेंट कर दें। He said, when I was a child, I used to be afraid of ghosts. यह क्या है, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो चीज दी गई है वह आदत है, आदत। और जब इन्वर्टेड कॉमास के भीतर हैबिचुअल फैक्ट्स हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक लॉज हो, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हो, मैथमेटिकल कंक्लूजन हो, प्रोवर्ब्स कोटेशंस हो, तब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस को चेंज नहीं करते हैं, यानी यहाँ टेंस चेंज नहीं करना है। तो सी सेड when she was a child, she used to be afraid of ghosts. Told that बिना ऑब्जेक्ट के नहीं लिखेंगे। हाँ, आंसर सी होगा, और यहाँ दैट का प्रयोग करेंगे, सी सेड दैट, क्योंकि यह जो WH वर्ड है यह प्रश्न बनाने का काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ हम दैट का प्रयोग करेंगे, सिर्फ टाइम इंडिकेट कर रहा है। टोल्ड का प्रयोग बिना ऑब्जेक्ट के नहीं करते हैं, आंसर सी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, शी इज माई बेटर हाफ। बेटर हाफ मीन्स अर्धांगिनी होता है, लेकिन बोलचाल की अंग्रेजी है। इसे बेटर हाफ को इंप्रूवमेंट में दिया जाता है तो हमें करेक्ट करना पड़ता है और वाइफ लिखना होता है। बेटर हाफ के बदले हमें वाइफ लिखना होता है। 19 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20, दे वर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज बर्थडे। कॉन्ग्रेचुलेट मीन्स होता है बधाई देना। आप किसी के बर्थडे पर उसे बधाई देते हैं, किसी की सफलता पर उसे बधाई देते हैं, अच्छा लगता है फॉर प्रेपोजिशन। बट कॉन्ग्रेचुलेट के बाद आपको हमेशा ऑन का प्रयोग करना है, कॉम्प्लीमेंट के बाद भी आपको हमेशा ऑन का प्रयोग करना होता है। और दूसरी बात, कॉन्ग्रेचुलेट किसने किया, दे ने, तो पैसिव की भी जरूरत नहीं है। जब सब्जेक्ट ही एक्टिव हो तब हमें पैसिव का यूज नहीं करना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेट उन लोगों ने किया तो दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे होगा, इसलिए आंसर सी होगा। 21 to 25 क्लोज टेस्ट है। इट इज रियली ट्रेजिक दैट, वास्तव में यह बहुत दुखद है कि यहां इन होगा। इन द डैश वर्ल्ड ऑफ टुडे, आज की डैश दुनिया में, द इविल ऑफ डॉरी, डॉरी नाम की जो बुराई है, कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इन ऑल इट्स हॉरिड फॉर्म्स, अपने संपूर्ण भयावह रूप में अस्तित्व में बना हुआ है। दहेज प्रथा नाम की जो बुराई है उसके ऊपर यह पैसेज लिखा गया है और इसे ट्रेजिक बताया गया है, इसे दुखद बताया गया है, यानी यह सैड है, ट्रेजिक है। हॉरिड मीन्स हॉरिबल होता है, टेरिफिक होता है, टेरिबल होता है। कैसी दुनिया है आज की, प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है, कंक्लूसिव है, इंडक्टिव है। कैसी दुनिया है आज की। इंडक्टिव मीन्स होता है प्रेरक, कंक्लूसिव मीन्स होता है निर्णायक, जो हमें निर्णय पर पहुंचाए उसे हम कंक्लूसिव कहते हैं। प्रोग्रेसिव मीन्स होता है प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव मीन्स प्रगतिशील होता है, और रेग्रेसिव मीन्स अवनति वाला, जो नीचे की तरफ बढ़े उसे हम रेग्रेसिव कहते हैं। शब्द है प्रोग्रेस, इसका कई बार एंटोनिम पूछा गया है। प्रोग्रेस का एंटोनिम क्या होगा, तो प्रोग्रेस का एंटोनिम होता है रेट्रोग्रेस, रेट्रोग्रेस। प्रोग्रेसिव के लिए हम रेट्रोग्रेसिव का भी प्रयोग करते हैं और एग्रेसिव का भी प्रयोग करते हैं।
तो आज जिस दुनिया की बात इसमें हो रही है ना, वो प्रोग्रेसिव वर्ल्ड है। यही ना कहना चाहता है कि जहां दुनिया एक तरफ प्रगति कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दहेज नाम की जो बुराई है वह अपने भयावह रूप में व्याप्त है, एग्जिस्ट कर रही है, अस्तित्व में है। Many homes are broken and several families are driven to ruin only because they are too poor to cash a rich dowry. बहुत से परिवार टूट जाते हैं, अनेक फैमिलीज बर्बाद हो जाते हैं, और यह इतने भयावह फॉर्म में है कि वे इस डॉरी के को डैश नहीं कर पाते हैं, डॉरी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कनकॉर्ड मीन्स होता है के मेल में होना, के मेल मिलाप में होना, के अनुरूप होना, के तालमेल में होना। कनकॉर्ड का एंटोनिम होता है डिस्कॉर्ड। कनकॉर्ड का सिनोनिम होता है एकॉर्ड। कनकॉर्ड का सिनोनिम एकॉर्ड होता है और एंटोनिम डिस्कॉर्ड होता है। तो वे एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आंसर 22 का बी होगा। अगला, प्रीवियसली इन द सिलेक्शन ऑफ अ ब्राइड, ब्राइड के सिलेक्शन में पहले क्या होता था? हर फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन एंड हर डैश वर्थ यूज टू बी द प्राइमरी कंसिडरेशन। जो मूल बिंदु होती थी ध्यान में रखने की, वह यह होती थी कि ब्राइड जिस फैमिली से है उसका बैकग्राउंड क्या है, उन लोगों का एजुकेशन क्या है, और पर्सनल उस ब्राइड का डैश वर्थ क्या है। कौन सा वर्थ? ब्राइड का क्या देखा जाता है? इमोरल वर्थ, वर्क वर्थ, मोरालिस्टिक वर्थ और एनाल्जेसिक वर्थ। तो मोरालिस्टिक वर्थ देखा जाता है, यानी उसका चरित्र कैसा है। मोरालिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसे जज किया जाता है। एनाल्जेसिक मीन्स होता है पीड़ा हरने वाला। जितनी टैबलेट्स आती हैं पेन किलर, उन्हें आप एनाल्जेसिक कह सकते हैं। Now, dowry is the dowry is the cash and the only consideration in a majority of the matrimonial alliances. आज जितने वैवाहिक बंधन होते हैं उन सभी में डॉरी ही एकमात्र कंसिडरेशन हो गया है। अधिकांश में, अधिकांश में डॉरी ही एकमात्र कंसिडरेशन रह गया है। तो एकमात्र जैसा सब चाहिए, वो दिया हुआ है। द ओनली, एकमात्र कंसिडरेशन रह गया है। तब क्या दें? एंड के बाद एकमात्र है, एंड के पहले तो फर्स्ट होगा। फर्स्ट एंड द ओनली मतलब पहला और सिर्फ वही, दूसरा कुछ नहीं। यानी फर्स्ट एंड द ओनली 24 का है, सिर्फ वही रह गया है, सब कुछ वही है। डॉरी ही सब कुछ सेलेक्ट करता करवाता है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, डॉरी विच वॉज एट वन टाइम अ टोकन ऑफ लव, डॉरी जो कभी लव का टोकन होता था, लव का सिंबल होता था, लव को सिंबलाइज करता था, लव का मार्क होता था, साइन होता था, आज हैज बिकम अ डैश ऑफ ऑपरेशन, आज वह सताने का, आज वह अत्याचार का डैश बन चुका है, शोषण का डैश बन चुका है, और इसका ऑर्डर जो है एकदम ही खराब है, वर्स्ट है। तो कारण बन चुका है, इसलिए आंसर ए होगा, रिजल्ट नहीं है, यह कारण है। इसी के साथ टैलेंट सर्च टेस्ट 26 कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।